नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं देश का पहला खबर समझाने वाला बुलेटिन। और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लातेहार से बड़ी खबर है। तेतरियाखांड कोलियरी में नक्सलियों का उत्पात हुआ है। 5 ट्रकों को नक्सलियों ने फूंका है। बालूमाथ थाना से महज 6 किलोमीटर दूर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। यहां फायरिंग भी की है। एक ट्रक ड्राइवर और एक खलासी को गोली लगी है। और ये तस्वीरें देखिए, ट्रक धू धू कर वहां पर जलता हुआ नजर आ रहा है। 5 ट्रकों को नक्सलियों ने फूंक दिया। थाने से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और नक्सलियों ने फायरिंग भी की है दहशत फैलाने के लिए, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीर। और यकीनन नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी धमक यहां एहसास कराने की कोशिश की है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये नक्सलियों की खींच भी कही जा सकती है। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हम तस्वीर देख रहे हैं, 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। अभी वहां पर क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? जी सुमित, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि घटना ने सबसे पहले एक अलग रुख ले लिया है। यह नक्सली वारदात नहीं है, यह झारखंड का चर्चित सुजीत सिन्हा गिरोह के द्वारा यह घटना को अंजाम दी गई है। चूंकि उसने घटना स्थल पर एक पर्चा हस्तलिखित पर्चा छोड़ा है और उसने वो घटना की जिम्मेवारी ली है। और स्थिति अभी वर्तमान में यह है कि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और वहां पे 4 जो ड्राइवर और खलासी होते हैं, 4 लोगों को गोली लगी थी। चारों लोगों को उनके प्राथमिक उपचार के लिए बालूमाथ के अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं 5 ट्रकों में उन लोगों ने आग लगा दिया है। पर्चा में उन्होंने यह लिखा है कि सबसे पहले कोलियरी में काम करने से पहले सुजीत सिन्हा से आदेश लेना होगा, उसके बाद ही काम करना होगा, नहीं तो इस तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे। बताते चले सुमित की लातेहार में इस गिरोह के द्वारा पहले भी कई वारदात किया जा चुका है और पुलिस इन पर अंकुश लगाने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार भी की है, परंतु उसके बावजूद भी जो अपराधी संगठन है उस पे लगाम नहीं लगाया जा सका है। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। विकास तिवारी संवाददाता लातेहार से हमें जानकारी दे रहे थे। और यकीनन एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि नक्सलियों ने नहीं, उग्रवादियों ने, आप इसे उग्रवादी कह सकते हैं, सुजीत सिन्हा गिरोह है वहां पर एक्टिव, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। 5 ट्रकों को आग के हवाले किया है, दहशत फैलाने की कोशिश की है। और यह पर्चा वहां पर छोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि आप कोलियरी में कोई भी काम करते हैं तो सुजीत सिन्हा से इजाजत लेनी होगी। जाहिर तौर पर सीधे सीधे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। लेकिन झारखंड में उग्रवाद, नक्सलवाद, ये दोनों बड़ी चुनौतियां हैं और जाहिर है इस खबर को समझना आपके लिए जरूरी है। झारखंड में नक्सलवाद बड़ी चुनौती है। 24 में से 23 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चल रहा है और नक्सलियों का हमला, ऑपरेशन का रिएक्शन भी हो सकता है। हालांकि हमारे संवाददाता ने जो अपडेट दिया है, यह नक्सलियों का हमला नहीं, उग्रवादियों का हमला है। लेकिन नक्सलवाद और उग्रवाद दोनों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों से नक्सलवाद ने झारखंड का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल ही नक्सलियों ने 133 नक्सली वारदातों को अंजाम दिया था। और जाहिर है अब नक्सलियों पर नकेल कसने के बाद उग्रवादियों पर नकेल कसने की बारी है। और इस तरह के अगर गिरोह सामने आ रहे हैं तो उन पर अब नकेल कसने की बारी है। आगे बढ़ते हैं। अब वो खबर जिसका तकरीबन 6 महीने से ज्यादा से बच्चों से लेकर बच्चों के अभिभावकों को इंतजार था। पिछले 6 महीने से जो स्कूल सुनसान पड़ गए थे, अब फिर से वहां बच्चों का कोलाहल सुनाई देगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला किया है। जी हां, 4 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के क्लास खुलेंगे अभी फिलहाल। और स्कूलों के साथ हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी खुलने जा रहे हैं 4 जनवरी से। 15 दिनों तक हालात की समीक्षा की जाएगी। 15 दिनों बाद जूनियर सेक्शन को खोलने का फैसला किया जाएगा। राज्य सरकार छात्र छात्राओं को मास्क भी मुफ्त में देगी। बिहार सरकार ने फैसला आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया है। आगामी 4 जनवरी से
स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फेजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे। जितने स्कूल्स हैं उसमें पहले हायर जो क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th उनके लिए खोला जाएगा, और कॉलेजेज में जो फाइनल ईयर है उसके लिए खोला जाएगा, और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोले जाएंगे। और यह कहा गया है कि जब भी जो भी क्लासेस चलेंगे वो स्टैगर्ड चलेंगी। मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आएंगे, 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे। अब जरा खबर को समझिए। तकरीबन 7 महीने से स्कूल बंद है। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिनके पास या जिनके अभिभावक के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों के भविष्य को लेकर जाहिर है अभिभावकों को चिंता सता रही थी। अब नए साल में बच्चे एक बार फिर अपनी पढ़ाई पहले की तरह जारी रख सकेंगे। जूनियर क्लासेस को लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी सीनियर सेक्शन की क्लासेस शुरू होंगे, 9वीं से 12वीं तक के पढ़ाई होंगे। वहीं बिहार सरकार के फैसले से बच्चे और माता पिता जहां सहमे हुए हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि सरकार अगर स्कूल खोलती है तो व्यवस्थाएं ऐसी हो जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चों को स्कूल जाने में डर ना लगे। परिवार की राय जानी, अभिभावकों की राय जानी हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। सरकार ने कहा है कि स्कूल हो या फिर कोचिंग संस्थान हो, सब खुल जाएगी। लेकिन इतने दिनों के बाद जब स्कूल खुल रहा है तो छात्र हो या फिर उनके गार्जियन हो, क्या सोचते हैं इस बारे में वो राय जानते हैं। हम ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं जहां पे गार्जियन भी हैं, बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और उनसे बड़ा जानना जरूरी है कि इतने दिनों के बाद स्कूल खुल रहा है वो क्या सोच रहे हैं। एक बार फिर से आपकी स्कूल 4 तारीख से खुल रही है, क्या डर लग रहा है कि खुशी है? खुशी है कि दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन डर भी है कि एग्ज़ाम से। और अभी पढ़ रहे बस। कोरोना को लेकर के? कोरोना में डर तो नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं जिसमें कोई खास पढ़ाई हो नहीं पा रही है। एक बात और है कि यहाँ पे जिस ढंग से इस बार इतने दिनों के बाद आपके स्कूल खुल रहे हैं, 4 जनवरी से खुल जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। इतने दिनों से मतलब मेरा तो लास्ट ईयर है तो अच्छा लगेगा। पर यही है कि कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई है ऑनलाइन क्लासेस में, और अब अचानक से बोल दिया गया है कि मतलब स्कूल खुलेगा तो ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो ऑफलाइन ही होंगे। हाँ, तो अभी हमारा स्कूल ऐसे ही ट्रायल के लिए खुला था, तो उसमें बस कुछ सेक्शंस में 2 बच्चे 10 बच्चे ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब तो हाँ, डर तो है। देखिए, इनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, इनकी माता जी हैं। बच्चे इस बार फिर से 4 जनवरी से स्कूल जाएंगे, बच्चों को भेजते हुए डर तो है ही। कोरोना ऐसा कहर ढाया है सब पे कि डर तो बना ही हुआ है, लेकिन पढ़ाई भी कुछ नहीं घर पे वैसा हो पा रहा है, तो आदमी क्या करे। अब प्रशासन देखते हैं क्या करता है, उन लोग की सुरक्षा के यहाँ से स्कूल खुल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देश में नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार समाधान की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और विपक्ष भी खूब सियासत कर रहा है। लिहाजा आज पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया और हर तरह की आशंकाओं को दूर किया। सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे,
वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर खुद सामने आए हैं और केंद्र सरकार किसानों को लेकर बेहद गंभीर है, इस बात का एहसास उन्होंने कराया है। सरकार लगातार किसानों से बातचीत की अपील भी कर रही है। पीएम मोदी ने नम्रता से किसानों से बातचीत की अपील की है और पीएम मोदी एक बार फिर 25 दिसंबर को भी बात करेंगे। जाहिर है सरकार की कोशिश है कि किसान आंदोलन खत्म हो और जो गतिरोध बना हुआ है वो खत्म हो और विपक्ष इस पर सियासत न करे। लेकिन इन सबके बीच देश में चल रहे किसान आंदोलन के जवाब में बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन भी आयोजन कर रही है। इसी की कड़ी में आज वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी शिरकत की। सम्मेलन में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र कृषि कानून अगर नुकसानदेह होता तो सिर्फ पंजाब के ही किसान आंदोलन नहीं करते। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, आसाम सहित अन्य प्रदेशों में भी इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। किसान को अधिक से अधिक, अगर ये कृषि कानून किसान विरोधी होता तो बिहार के अंदर क्यों नहीं विरोध होता। और मेरे किसान भाई, मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने बिहार भारत बंद का आह्वान किया था। गया में भी भारत बंद हुआ होगा, लेकिन कोई किसान सड़कों पर आया? एक भी किसान मजदूर भारत बंद के अंदर सड़कों पर दिखाई नहीं। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल किसानों के कंधों के जरिए विपक्ष बंदूक चला रहा है, सियासी बंदूक चला रहा है। बीजेपी का मानना है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। किसान सम्मेलन के जरिए बीजेपी किसानों को जागरूक कर रही है, उन्हें बता रही है और नए कानून के बारे में किसानों को बताया जा रहा है। आज पीएम ने भी कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। जाहिर है विपक्ष की सियासत के जवाब में बीजेपी की कोशिश। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले मंडी सिस्टम को खत्म किया गया। ऐसे में बिहार को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सकता है इस कानून के सफलता के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। देश के कृषि मंत्री ने अन्नदाता के नाम खुला पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस चिट्ठी को भी विपक्ष सियासी चश्मे से देख रहा है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कृषि बिल के विरोध को गलत बताते हुए कुछ लोगों पर सियासी स्वार्थ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में तोमर ने लिखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्हें दूर करना मेरा काम है। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी।
आप किसानों से अपील है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और सिरे से खारिज करें। आपका नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों के नाम अपनी चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 आश्वासन भी दिए। एक नजर कृषि मंत्री के उन 8 आश्वासनों पर भी डाल लेते हैं। एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कृषि कानून किसानों को भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। कानून किसानों को जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री के किसानों के नाम पत्र लिखे जाने पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने कृषि मंत्री की चिट्ठी को आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। एमएसपी को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नया बयान जारी किया है, पत्र जारी किया है कि उन्हें किसानों को एमएसपी मिलेगा, इसकी गारंटी है। अरे कहाँ गारंटी है? जब मंडी ही खत्म हो जाएगी, बाजार समितियां खत्म हो जाएंगी, तो किसान को एमएसपी पर उनके फसलों का वाजिब मूल्य कौन देगा? नए नए रोज सिगुफा सरकार छोड़ती है। किसान भाई, अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो परेशान है, बदहाल है। लेकिन सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों पर वार करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित से जुड़ा बताया जा रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी लागू रहेगा। हमने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन विपक्ष भ्रमजाल फैलाकर कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा, किसानों के खेत ले लिए जाएंगे, उद्योगपति हावी हो जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। यह दुखद पहलू है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री जब बार बार सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तब भी एमएसपी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर सियासत भले हो रही हो, लेकिन अन्नदाता को ढाल बनाकर जो लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार का साफ संदेश है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बात चाहे फसल की हो या फिर बाजार की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को भी समझिए। नए कानून के लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक देश में एक भी मंडी बंद नहीं हुई। तो ये एक जो भ्रम है कि मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद नहीं हुई। सरकार एपीएमसी के आधुनिकीकरण पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। एपीएमसी को खत्म करने का विपक्ष भ्रम जाल फैला रहा है। किसान को डर दिखाकर विपक्ष सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहा है और इसलिए जरूरी है कि इस कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप समझें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बजाय कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।